हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स। विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सेकंड चैप्टर जो है उसका भी एक वीडियो अपन ने कर लिया, जिसमें अपन ने थोड़ा सा बेसिक देख लिया इस चैप्टर का, जिसमें अपन ने क्या क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। फटाफट से इसको रिविजन करें तो सूचक देखा था सबसे पहले कि सर सूचक किसे कहते हैं, कि वे पदार्थ जो क्या पता है प्रदर्शित करते हैं अम्ल व क्षार की उपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं, उसे सूचक कहा जाता है। सूचक प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक के अंदर भी अपन ने एक तो रंग वाले, जिसमें रंग परिवर्तन के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि अम्ल है या क्षार, वो देखा था। जिसमें अपन ने देखा था लिटमस, जो कि लीचेन पादप से प्राप्त होता है। तेलफाइटा समूह के जो है लीचेन पादप है उससे प्राप्त होता है, जो कि वास्तविक रूप से बैंगनी कलर का होता है। बाद में इसको अपरत कर दिया जाता है, मतलब कि लाल रंग का लिटमस अलग कर दिया जाता है, और जो नीले रंग का है लिटमस को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद अपना दूसरा था अंतर। अंतर था आपके अम्ल और क्षार के बीच में अंतर। सबसे पहला जो अंतर था वो उनके स्वाद के लिए था, खट्टा और कड़वा। दूसरा अंतर था लिटमस के आधार पर, कि जो अम्ल लाल कर देता है, बताया था मैंने, अम्ल लाल कर देता है, तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। दूसरा क्या था, क्षार। क्षार लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर देता है। तीसरा था पीएच के आधार पर। पीएच होता है क्या, अपने चैप्टर में आगे आएगा, मैंने आपको बताया था। फिर भी मैंने बताया था पीएच जो है अम्ल का 7 से कम होता है और क्षार का 7 से प्राय 7 से ज़्यादा होता है। इसके बाद मैंने चौथा अंतर देखा था इनके उदाहरण के आधार पर, कि इसके उदाहरण HCl, H2SO4, HNO3, जबकि उसके उदाहरण NaOH, KOH, MgOH ट्वाइस। ठीक है। अब धातु के साथ अभिक्रिया था, ये भी मैंने देखी थी। धातु के साथ अभिक्रिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि जो अम्ल है वो धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं या क्षार कैसे करते हैं। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं, जबकि जो क्षारक होते हैं वो प्राय या सामान्यतः धातु के साथ क्रिया नहीं करते। एक उदाहरण दिया था मैंने आपको, जो वही था आपके बुक में, जो कि इसमें था कि ये करता है। इसके अलावा इसको पूछा जा सकता है कि एक प्रायोगिक विधि के द्वारा या प्रयोग के द्वारा स्पष्ट कीजिए कि जो धातु है वो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस फ्री करती है। तो अपन ने पूरी की पूरी देखी थी, प्रश्न नली बना के उसमें से एक ट्यूब निकाल के उसको साबुन के पानी में से प्रवाहित कर किया था, जिसमें से बुलबुले निकले थे। उस बुलबुलों के पास अपन मोमबत्ती लेके गए थे। जब वो जैसे मोमबत्ती जो है उन बुलबुलों के ऊपर जाती थी, तो जो बुलबुले हैं वो पट ध्वनि के साथ, है ना, पॉप साउंड के साथ ब्लास्ट होते थे, फूटते थे। जो इस बात को सूचक की सूचना देता है कि जो गुब्बारे हैं, बबल्स हैं, बुलबुले हैं, उनके अंदर कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। याद रखना, आपको हाइड्रोजन गैस का पता लगाना हो तो ये तरीका है कि उसको एक साबुन के पानी में डाल दिया, उसमें से बुलबुले निकले, अगर फूट रहे हैं ऐसे तो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। इसके अलावा तीसरा था कि एक धातु है या एक पदार्थ है, जब वो अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण के साथ एक गैस का निर्माण करता है। ये जो गैस है ये पट ध्वनि के साथ फटती है। जब इसके पास मोमबत्ती को लेके जाया जाता है तो आपको बताना है, गैस का नाम बताना है और पदार्थ का नाम बताना है। तो पदार्थ एक क्या होता है कि धातु हो गई, उदाहरण के लिए जिंक, और जो गैस है वो कौन सी गैस हो गई, हाइड्रोजन गैस। ये अपना कल तक का था। इसके बाद का क्या है, देखिए, इसके बाद का है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया। नाम बड़ा है इसका, लेकिन इतना टफ नहीं है टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं क्या है बेटा। फर्स्ट मैंने जो आपको बताया वो है धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट बेटा, कार्बोनेट बोले तो आपके CO3। ठीक है, याद रखना कार्बोनेट का मतलब CO3। धातु का मतलब जो भी मैं अपने याद है वो एक टेबल बनाई थी, काका ने कार मांगी, अल्टोजन ने फरी, वो लगभग लगभग सही के सही धातु है। उनमें से कोई धातु, उसके अतिरिक्त भी कोई धातु हो सकती है, लेकिन मुख्यतः आपके बुक के अंदर उनमें से एक एग्जाम्पल दे हुए होते हैं। तो मैंने धातु ले लिया आपके यहाँ पर Na2CO3। ठीक है, ये धातु कार्बोनेट है। अब दूसरा क्या है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाई हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसमें क्या है बेटा, इसमें है आपके NaHCO3। कार्बोनेट का CO3, धातु के लिए मैंने एग्जांपल ले लिया Na, हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन। ये बता रहा हूँ मैं कि धातु कार्बोनेट कहते हैं किसको हैं, जिसमें आगे की साइड धातु हो, पीछे की साइड CO3 हो। ठीक है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको बोलेंगे सर, धातु Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। ठीक है, ये दोनों जो चीज़ें हैं Na2CO3 और NaHCO3, इसका चैप्टर के आगे वापस से पहले पाला पड़ेगा। मतलब अपन इनका अलग नाम भी देखेंगे, जैसे इसका नाम होता है बेकिंग सोडा, इसका होता है सोडा ऐश, ये सब चीज़ें अपन आगे भी देखेंगे। तो इनकी अभिक्रिया, ये तो उदाहरण देता हूँ मैं, इनकी अभिक्रिया
जब किससे करवाई जाती है, इसकी अभिक्रिया दोनों में से, चाहे इसकी ले लो, इसकी जब अम्ल के साथ करवाई जाती है या फिर इसकी अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो दोनों में क्या बनता है उत्पाद स्वरूप। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे एक साइड कर देता हूँ एरो। दोनों में उत्पाद स्वरूप बनता है, लवण का निर्माण होता है। क्या? लवण यानी कि सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब बेटा, हाँ, लवण का मतलब आप हमेशा ये मत सोचा करो कि लवण का मतलब अपने खाने वाला लवण या सॉल्ट होता है। लवण कई प्रकार के होते हैं। अपना जो खाते हैं अपन NaCl, वो भी एक प्रकार का लवण है, लेकिन वो भी एक प्रकार का लवण है, वही लवण नहीं है। ये जो है ये एक साधारण लवण होता है, टेबल सॉल्ट जिसको अपन बोलते हैं, खाने का लवण। इसके अलावा अलग अलग तरीके के लवण होते हैं, याद रखिएगा। तो धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, लवण का निर्माण करती है। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करती है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है और वाटर यानी जल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आपसे ये पूछ सकता है कि जो अम्ल है वो धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोजन ऑक्साइड के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो अम्ल धातु ऑक्साइड नहीं, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके मुख्यतः लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि इस बात की पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इस अभिक्रिया की मतलब ये आपको इस बात की पुष्टि कीजिए कि इस अभिक्रिया के अंत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसके लिए आप क्या करोगे, देखो इसके लिए भी आपके एक टेस्ट है, आपके एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है, वो अपन देखते हैं वो क्या है। बेटा अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लूँ, मैंने ले ली एक, वही परख ले ली स्टैंड, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। पहले तो इसमें मैंने नीचे की साइड डाला है ना, यहाँ पे इसको लाल कलर से शो कर देता हूँ मैं। तो क्या है ये, धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये है, इसमें क्या डाला, इसमें इसके साथ इसके अलावा क्या उपस्थित है, तो आप बोलोगे सर इसमें अम्ल उपस्थित है। क्या है, ये है बेटा आपके अम्ल, ऊपर की साइड जो है आपके, ये है आपके अम्ल है। तो इसमें अपन ने देखा है इसमें तीन चीज़ें बनती है कि सर जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन का निर्माण जल का निर्माण करते हैं और साथ में CO2 गैस का निर्माण करते हैं। तो लवण और जल तो इसमें रह जाएंगे क्योंकि भाई ओढ़ के तो बाहर जाने से रहे। अब CO2 क्या है, गैस है जो इसमें से बाहर निकलेगी। उसका पता कैसे लगाएंगे, उसका पता बेटा लगाएंगे, यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, इसका रास्ता अवरोध कर देंगे और यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा छेद करेंगे जिसके अंदर एक क्या लगाएंगे, अपने पाइप लगाएंगे। बेटा ये पाइप एक दूसरी परख नली में डालेंगे, हम अपन क्या डालेंगे, दूसरी एक परख नली जिसके अंदर चूने का पानी विच इज योर CaOH ट्वाइस, क्या है, CaOH ट्वाइस है। ठीक है, क्या ये, इसमें आपके चूने का पानी CaOH ट्वाइस है, ठीक है। इसमें से कौन सी गैस निकल रही है बेटा, एक बार के लिए अपन मान लिया CO2 गैस। CO2 गैस किसके साथ अभिक्रिया करेगी, CaOH ट्वाइस। ये अभिक्रिया मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, ठीक है, कि CaOH ट्वाइस जब CO2 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CaCO3 का निर्माण होता है, साथ में जल का निर्माण होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के फलस्वरूप ये जो है ना, ये जो विलयन है इसका रंग जो होता है,
इसके तली में यहाँ पर एक वाइट कलर का, जिसको बोलते हैं श्वेत कलर का, आपके अवक्षेप प्रेसिपिटेट मिलता है। अब अवक्षेप क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सर तले में एक ऐसा ठोस मिल जाना जो कि पानी में या विलयन में घुले ना, उसको बोलते हैं अवक्षेप। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, एक वाइट कलर का सफेद कलर का अवक्षेप। अगर अवक्षेप मिल गया, इसका मतलब इसमें कौन सी गैस थी, CO2 गैस उपस्थित थी। ये CO2 गैस उपस्थिति को दर्शाने का साधारण सा नियम होता है कि जब भी आपको CO2 गैस प्रदर्शित करनी हो तो CO2 गैस की को किस में डाल दो, आप चूने के पानी में CaO2 में डाल दो, और चूने के पानी का जो कलर है वो कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, और नीचे की तरफ को क्या, श्वेत अवक्षेप मिल जाएगा। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या मिल जाएगा आपको, श्वेत अवक्षेप। अगर ये मिल जाता है, इसका मतलब इसमें से जो प्रवाहित गैस है वो CO2 गैस है। तो पहला सवाल तो आपसे सीधा पूछ सकता है कि अभिक्रिया बताएं कि धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्लीय साथ अभिक्रिया बताएं। तो सिंपल सा सर, जब भी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लीय साथ अभिक्रिया करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, और कार्बन CO2 गैस का निर्माण करते हैं। इस CO2 गैस को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि CO2 गैस है। तो सर एक ट्यूब के द्वारा यदि हम इस गैस को, अपन को पता नहीं है भी CO2 गैस है कौन सी गैस है, को अगर एक अन्य विलयन जो कि चूने के पानी का विलयन है, भुजे चूने का CaOH ट्वाइस में, उसमें अगर प्रभावित करते हैं और जो विलयन है उसका कलर सफ़ेद हो जाता है, श्वेत हो जाता है, दूधिया हो जाता है, और आपको तली में एक श्वेत अवक्षेप मिलता है, तो ये इस बात की पुष्टि करता है कि इसमें जो गैस प्रवाहित की गई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की गई थी। ठीक है, अब ये देखो, इसको अपन पूरा का पूरा अगर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो देखो, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। Na2CO3 धातु कार्बोनेट और NaHCO3, इधर भी क्या आएगा, प्लस एसिड अम्ल, मैंने ले लिया HCl, मैंने ले लिया HCl। अब ये क्या होगा, इन दोनों में अभिक्रिया होगी, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, लवण प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन ले लेते पहले लवण, यहाँ पे लवण जो बनेगा वो NaCl बनेगा, यहाँ पे NaCl बन रहा है, आपके ऐसे बच्चे इसलिए CO2 गैस के रूप में निकल जाएगी प्लस H2O। ठीक है, अब अपन को वापस आगे ये अभिक्रिया तो हो गई साधारणतः। अब इसके बाद ये कि भाई ये सफ़ेद कलर का कैसा हो गया था, तो अपन ने क्या करवाई थी, अपन ने इसके अंदर क्या लिया, CaOH ट्वाइस। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई सर, जो गैस निकली, उदाहरण के लिए मान लिया CO2 गैस निकली, तो CO2 गैस ने इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाया, वाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप, जो कि किसका है, CaCO3 का। इसके साथ बनता है आपके जल। ठीक है, ये आपके क्या है, श्वेत अवक्षेप, ये है आपके श्वेत अवक्षेप। अगर पेपर टफ बनता है तो यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से, इससे पहले वाले से और इससे। ठीक है, ये हो गया आपके। इसके बाद एक और पॉइंट है इसी टॉपिक के अंदर कि अगर अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस को प्रवाहित कर दिया जाए, कि चलो हो तो गया, अब मैंने अभी भी बंद नहीं किया, अभी भी CO2 गैस जो है उसको प्रवाहित कर दिया, तो क्या होगा कि सर अगर आप अभी भी इसमें CO2 गैस प्रवाहित करोगे तो इसका जो श्वेत अवक्षेप है वो गायब हो जाएगा, और आपको जो है ना इसका कलर वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है, किसका निर्माण होगा वो देखो, जो बोल रहा हूं मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। देखो सबसे पहले अब बना, यहाँ ये तो बन चुका है CaCO3 प्लस H2O, ये तो बेटा है ही है, लेकिन अभी भी मैं इसमें क्या डाल रहा हूँ, CO2 गैस डाल रहा हूँ, CO2 गैस डाल रहा हूँ। उसकी वजह से आपके किसका निर्माण होगा, उसकी वजह से आपके कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट डाई CaHCO3, सोडियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaH, इसको नीचे की साइड लिख लेता हूँ, CaHCO3 का ट्वाइस, इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेशल क्या है कि सर कुछ टाइम पहले आपको जो इसका कलर है विलियन का, सेकंड वाले इसका, उस सफ़ेद दिखाई दे रहा था, श्वेत अवक्षेप बन रहा था, लेकिन
अपन ने ये देखा है कि वो श्वेत अवक्षेप भी गायब हो गया, उसका जो रंग है वो भी लगभग गायब हो गया। उसका रीज़न क्या है कि इसमें इसका निर्माण हो गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि यदि जो है CO2 गैस को लंबे टाइम के लिए किस में डाला जाए, चूने के पानी में या CaO2 के विलयन में डाला जाए तो क्या होता है। तो वो कुछ इस प्रकार से, ये सारी की सारी बातें आपके बुक में लिखी हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको टॉपिक को वापस देखिए। इस टॉपिक में अपन ने क्या देखा, इस टॉपिक में अपन ने 4 बातें देखी। पहली 2 बातें तो सिंपल थी कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके अपन ने एग्जाम्पल भी देख लिए कि अभिक्रिया अम्ल से कराने पर अपन को लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। यदि इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर मैं चूने के पानी में CaO2 के विलयन में डाल दूं तो मुझे एक श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है। इस श्वेत अवक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, साथ में जल का भी निर्माण होता है। यदि इस विलयन में अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाए, इस विलयन में, इस सेकंड वाले विलयन में, जिसमें ऑलरेडी अब ये बन चुके हैं दोनों, श्वेत अवक्षेप और जल में अत्यधिक मात्रा में अगर क्या डाला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाए, तो इसका जो श्वेत अवक्षेप है वो गायब हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण होता है। दोनों नाम एक ही है। ठीक है, ये हो गए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते थे। ठीक है, तो ये अपना ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट। ये अगर पूरा समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, सो डेट अगले वाले वीडियो के अंदर उसको अगले टॉपिक के अंदर कंसिडर करें हम। ठीक है, ये हो गया अपना यही वो क्वेश्चंस हैं जहाँ पर एक एवरेज बच्चे और एक जो ज़्यादा अच्छे वाले जो बच्चे होते हैं उनके बीच में डिफरेंस आने लग जाता है, क्योंकि वो इसके बीच के वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कर लेते हैं कि इसमें से बीच में से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स में से, वरना बाकी साइंस तो सिंपल है। साइंस तो अभी भी सिंपल है, जिसको ये समझ में आ गई चीज़ें वो तो कर लेगा। यहाँ से 2 बातें क्लियर होती है कि सर जब हाइड्रोजन गैस की अपन को पुष्टि करनी हो तो मोमबत्ती वाला, और जब अपन को कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि करनी हो तो चूने का पानी CaO2 के विलयन में इसको डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट है आपके अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया। अम्ल व क्षार की आपस में क्रिया, देखो बेटा ये है आपके अम्ल, ये है आपके क्षार। इनको मैंने डाला एक अन्य पात्र के अंदर, दोनों इक्वल अमाउंट, समान मात्रा के थे और समान इनकी प्रभाविता थी। मैं डालूंगा तो बेटा ये अम्ल मिलेगा मुझे या क्षार, तो देखिएगा ना, तो अम्ल मिलेगा ना क्षार, मुझे जो मिलता है वो मिलता है लवण व जल। इसका मतलब क्या है कि सर जब अम्ल क्षार के साथ, क्षारिणी क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण का मतलब क्या है, ये अम्ल अपनी जो शक्ति है वो खो देते हैं, क्षार अपनी शक्ति खो देते हैं, उदासी हो जाती है उनमें, और लवण में जल का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण देखूं मैं, तो इसका उदाहरण देखिए अम्ल के लिए। अब इसका उदाहरण आपको ऑलरेडी आपने फर्स्ट चैप्टर में याद किया हुआ है, द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर याद होगा आपको सर, HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2, मैंने वहाँ पे आपको याद करवा दिया था, साथ में बोला था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का उदाहरण है, वो इस वजह से है। समझ में आया कि बेटा आपने ये अच्छे से बताया कि यहाँ आगे H है और ये तो एसिड है, अम्ल है, पीछे OH है और ये तो क्षार है। अम्ल और क्षार आपस में क्या करके लवण, ये तो आपको पता है कि सर आप खाते हो तो NaCl है, और ये हो गया जल यानी कि H2O का निर्माण हो गया। तो ये इसमें इतना सही था कि अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, लवण में जल का निर्माण करते हैं, इसलिए इस और यह है अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद आपको लिखना है अम्ल प्लस क्षार एरो लवण में जल, फिर नीचे उनका उदाहरण लिखना है। इसके बाद क्या, पहले ये लाइन लिख लेता हूँ वापस में कि अम्ल प्लस क्षार लवण में जल, ये काम आएगी बातें में जल। अब अगला टॉपिक है वो आपके क्या है, अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से, धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड से, अम्लों की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से।
इसमें आपको धात्विक ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड से, इसमें आपको सीधा याद रखना है कि सर अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं, लवण व जल का निर्माण करते हैं। अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। धातु ऑक्साइड क्या करता है, अम्ल की प्रभाविता को कम कर देता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि बाई चांस कभी आपके गांव में आप कभी रहे हो तो आपको अगर डंक मधुमक्खी ने काट लिया तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, वो एक जंग लगे लोहे को उधर उस पर रखते हैं, ठीक है, उस पर रगड़ते हैं और बोलते हैं कि इससे जो है इसका जहर खत्म हो जाएगा। एक्चुअल में जहर खत्म नहीं होता, वो उसके अम्ल जो है उसका प्रभाव को कम करता है। क्यों? क्योंकि जंग जो है बनी किसकी है, लोहे की। लोहा जो है वो एक धातु है और जंग क्या है, इससे जंग यानी कि संक्षारण, संक्षारण यानी कि धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट चैप्टर में अपने पढ़ा था। तो धातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया ही क्या कहलाती है, ऑक्साइड कहलाती है ना, कि ऑक्साइड बन गया। तो जब लोहा है उस पर जंग लगती है तो एक्चुअल में वो लोहा है ही नहीं, अब वो क्या है, लोहे का ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है वो, तो धातु ऑक्साइड। तो जब आप अपने एसिड के ऊपर, जंग के ऊपर आयरन ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड लगाते हो तो वो जो धातु ऑक्साइड है लोहे के जंग है, वो क्या करती है, उसकी अम्लता को कम कर देती है और लवण में जल का निर्माण करती है, जिससे आपका जो दर्द है वो कम होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जंग हटाते हैं और फिर लोहे को लगाते हैं, उसका कोई सार्थकता नहीं है, क्योंकि लोहा नहीं चाहिए आपको, लोहे का ऑक्साइड यानी कि जंग चाहिए आपको यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक बात सुनिएगा, देखो इसको बीच में चढ़ा देता हूँ। अम्ल, अम्ल क्षार की जगह धातु ऑक्साइड है। अम्ल ने क्षार के साथ अभिक्रिया की, लवण में जल बनाया। अम्ल ने धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया की, लवण व जल बनाया। सर तीनों चीज़ें सेम है, बस क्षार और धातु ऑक्साइड सेम नहीं है। बेटा ये भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो धातु ऑक्साइड होती है ना, क्या सर जो धातु ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है प्रकृति में, इसकी इनकी धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो सर धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइड भी अम्लों के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल का निर्माण करती है। याद रखना, धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति वो कैसी होती है, क्षारीय है, ठीक है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। इसको मिटा देते हैं। इसके नोट्स आपको इस चैप्टर के एंड में मिल जाएंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद। जितना हो सकेगा मैं सिंपल लैंग्वेज में इसको लिखवाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा देखो, दूसरी है क्षार की किसके साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया से भी किसका निर्माण होता है, लवण व जल का। इसका सिंपल सा देखो, इसमें कुछ नहीं है, आपको बस पता बताना है कि सर जब क्षार धात्विक ऑक्साइड, इसको मैंने आगे पीछे लिख लिया, थोड़ा आगे पीछे कर देते हैं ताकि मुझे समझाने में दिक्कत ना आए कि सर क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सर जब क्षार या क्षारक जिसका बोलते हो की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ होती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। डेफिनेटली सर अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया क्षार के साथ होने पर लवण व जल का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। और इसी वजह से मैं बोलूँ कि अधात्विक ऑक्साइड इनकी प्रकृति कैसी होती है, तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय है। बेटा अम्लीय बोल रहा हूँ मैं, इसको अम्लीडो मत सुनना, अम्लीय होती है। तो ठीक है, आज अपन ने क्या क्या देखा है इसको फटाफट से अपन रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने देखा कि सर स्टार्टिंग वाले में अपन ने रिवीजन देखा, जिसमें अपन ने देखा सूचक, जिसमें उसके बाद अपन ने देखा अंतर, फिर अपन ने देखा धातु के साथ इसकी अभिक्रिया। धातु अलग है, धातु ऑक्साइड अलग है बेटा, इसको याद रखना। धातु अलग है, धातु ऑक्साइड अलग है और अधातु ऑक्साइड अलग है। धातु के साथ क्रिया करने पर लवण के साथ जल नहीं, हाइड्रोजन गैस फ्री होती है। धातु ऑक्साइड के साथ करने पर अम्लों की लवण में जल, और अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ करने पर लवण में जल का निर्माण होता है। तीनों अलग अलग बातें हैं, बच्चे इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपने अभिक्रिया देखी, इसमें देखा लवण और जल के साथ CO2 गैस का निर्माण होता है, जिसकी पुष्टि के लिए अपन ने क्या किया था, उसको चूने के पानी में प्रोवाइड किया था, जिससे चूने के पानी के अंदर एक श्वेत कलर का अवक्षेप, जिसको अपन ने बोला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना।
और अत्यधिक मात्रा में वापस डाला जाता है CO2 को तो गायब हो जाता है। ये अपन ने इसमें देखा, जिसके तीनों चारों एग्जाम्पल ये रहे। अम्ल की क्षार के साथ आपस में क्रिया क्या होती है, तो सर अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो लवण में जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीन किरण अभिक्रिया कहते हैं। और अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण में जल का निर्माण करते हैं, इसलिए जो धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो क्षार होते हैं वो अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण में जल का निर्माण करते हैं। क्षार करते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ, लगाना भूल गया मैं, लगा लीजिएगा। तो इसी वजह से अधात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं प्रकृति के अंदर। तो उम्मीद है आपको पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।